बीजेपी ने पहले अपनी लिस्ट जारी की थी, अब कांग्रेस पार्टी भी कर चुकी है। लेकिन बीजेपी के 67 लोगों की पहली लिस्ट आने के बाद जिस तरह से पार्टी के अंदर भगदड़ दिखी, असंतोष दिखा, उसकी वजह क्या है? हरियाणा टेस्ट केस है इसलिए कि पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद ये होने जा रहा है। इसके जो भी नतीजे आएंगे उससे केंद्रीय राजनीति प्रभावित होगी। बैकफुट पे है। यह जो राजनीतिक घटनाक्रम है वहाँ का, वो ये बताता है कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों में संदेह है। पार्टी के लिए बहुत पुनर्विचार का समय है कि सब कुछ सही होते हुए भी अगर आपकी नीति के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, टिकट के स्तर पर वो आइडियोलॉजी नहीं दिखेगा तो लंबे समय लोग नहीं टिकेंगे, मानेंगे भाई सब कुछ सत्ता के लिए हो रहा है। बीजेपी भी वो बीजेपी नहीं है जो जिसके बारे में चाल चरित्र चेहरा चिंतन की बात की जाती है। बीजेपी भी बहुत प्रैग्मेटिक, बड़ी व्यवहारिक पार्टी है, वहाँ सबका स्वागत है। बहुत बर्निंग इश्यूज हैं, उनसे कांग्रेस ने अपने को शुरू से जोड़े रखा। दिनेश और बजरंग राजनीति में आ गए, कोई भी आ सकता है, पहले भी बहुत सारे खिलाड़ी आते रहे, कोई पहला उदाहरण नहीं है। लेकिन अचानक आप किसी आंदोलन से जुड़ते हैं और फिर किसी विचारधारा या किसी पार्टी की तरफ खड़े हो जाते हैं तो सवाल भी खड़े होंगे और वो जायज है। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सरगर्मी अब बहुत तेज हो गई है। खास करके अगर हरियाणा की बात करें तो बीजेपी ने पहले अपनी लिस्ट जारी की थी, अब कांग्रेस पार्टी भी कर चुकी है। लेकिन बीजेपी के 67 लोगों की पहली लिस्ट आने के बाद जिस तरह से पार्टी के अंदर भगदड़ दिखी, असंतोष दिखा, उसकी वजह क्या है और क्या उसका पार्टी को नुकसान होगा? अब कांग्रेस पार्टी जो थोड़ा देर से लिस्ट लेकर आई है, क्या कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि बीजेपी की लिस्ट आ जाए? क्या होता है, कैसे होता है, उसको देखकर हम लिस्ट लेकर आए? ये रणनीति कांग्रेस की कितनी कारगर होगी, ये भी समझने वाली बात होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी खबरों के खिलाड़ी मौजूद हैं। हमारे साथ देखिए रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं, अवधेश जी मौजूद हैं, हमारे साथ विनोद सर मौजूद हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी मौजूद हैं, सुनील शुक्ला जी मौजूद हैं और पूर्णिमा त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सुनील सर, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि लगातार हम लोग यही बात कर रहे थे कहाँ से शुरुआत की जाए। देखिए, हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर पे भी आएंगे लेकिन पहले हरियाणा में जिस तरीके से एक तो खास करके लिस्ट आई, लिस्ट के बाद बीजेपी में एक के बाद एक बड़े नाम भी दिखे, छोटे नाम भी दिखे, बहुत से नेता। आंकड़े अगर माने वहाँ लोकल मीडिया के हिसाब से तो 250 से ज़्यादा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया या छोड़ दिया। कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनने वाली है? और उसके बाद अब जिस तरीके से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दे दिया, वो जो एक नैरेटिव को अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश हो रही है, कैसे देखें इसको? हरियाणा में तो बीजेपी बैकफुट पे है। यह जो राजनीतिक घटनाक्रम है वहाँ का, वो ये बताता है कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों में संदेह है। उनके बलपूर्वक चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इसका संदेह है। इस साल के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं और जो तथ्य हैं, यह भी संकेत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है जो 2019 में थी वो। दूसरी चीज़, संगठनात्मक रूप से भी पार्टी कमज़ोर है। पार्टी ने, बीजेपी ने जिस तरीके से इस लोकसभा के चुनाव में दल बदल को बढ़ावा दिया, तमाम दल बदलुओं को पर ले आई, उनको टिकट दिया और उसका भी परिणाम उसको अच्छा नहीं मिला और 10 में से 5 सीटें वो हार गई। उसका मत प्रतिशत भी गिर गया और जो जीत का अंतर भी था वो भी कम हो गया। हालांकि अभी भी लगभग 44 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की बढ़त है और 42 में कांग्रेस की बढ़त है। लेकिन जो घटनाक्रम है वो विधानसभा चुनाव के दौरान, जब ये कहा जाता था कि भले विधानसभा के चुनाव में कोई पार्टी जीत जाए लेकिन लोकसभा के चुनाव में मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट मिलता है, यह भ्रम भी टूट गया हरियाणा में। क्यों? लोकसभा का चुनाव था और बीजेपी, मोदी जी का चेहरा भी था, लेकिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और 19 का इतिहास बीजेपी नहीं दोहरा पाई। विद्रोह की स्थिति इसीलिए है कि अगर लोगों को ये लगता है कि आवश्यक नहीं है कि बीजेपी ही के ही बल पर चुनाव जीत सकते हैं, वो अपने बल पर चुनाव जीत सकते हैं, अपनी राजनीतिक गतिविधियों के बल पर भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो सरकार लगातार 10 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद, 2 टर्म सत्ता में रहने के बाद भी अगर अपने कामकाज की बात नहीं करती है तो उसको जन समर्थन नहीं मिल सकता। बीजेपी 14 का चुनाव जीती, 19 का चुनाव जीती और फिर आज सत्ता में है वो। लेकिन अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करते हैं और केवल आप हमलावर होते हैं विपक्ष को लेकर के, तो ये इसका सकारात्मक असर मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी में आप विद्रोह की स्थिति आप देखिए कि मैंने किस कदर संगठनात्मक कमजोरी आई हैं। कर्नाटक का चुनाव हुआ था, लगभग 30% सीटें बदल दिया था बीजेपी ने, एक विद्रोह नहीं हुआ। जगदीश शेट्टार साहब एक बड़े नेता थे जो पार्टी को छोड़े, फिर पार्टी में लौट आए। आज 67 सीटों का टकराव, 250 से अधिक नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ नेताओं को मुख्यमंत्री मनाने गए और उन नेताओं ने मुख्यमंत्री से बात तक करना उचित नहीं समझा। यह बीजेपी की स्थिति नहीं थी। अब गुजरात का चुनाव देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी मिनिस्टर तक सब बदल दिया गया।
कहीं कोई विद्रोह नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई पार्टी छोड़ के नहीं गया, कोई नकारात्मक बयान नहीं, लेकिन हरियाणा में चीज़ें एकदम खुल करके सामने आई। तो यह एक संगठनात्मक कमजोरी। दूसरी चीज़, केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर या चेहरे के नाम पर जो चुनाव जीतने का एक भरोसा होता था, उसमें कमी और किसी सहयोगी का न मिलना। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक मजबूत चुनौती प्रस्तुत की है वहाँ। ऐसा नहीं कि खिलाड़ी केवल कांग्रेस ने उतारे, उसके पहले बीजेपी उतार चुकी है, दोनों चुनाव हार चुके थे। आप याद कीजिए, बबीता फोगाट हमारे ख्याल से चुनाव लड़ी थी, वो भी चुनाव हार गई। और एक और नाम मैं भूल रहा हूँ, 2 खिलाड़ी लगे तो वो भी चुनाव हार गए। संदीप सिंह नहीं, युगांतर या कुछ एक और नाम है। और इस बार उन्होंने 2 खिलाड़ियों को टिकट दिया, एक कबड्डी का कोई खिलाड़ी है, एक और खिलाड़ी। तो योगेश्वर दत्त पहलवान थे, वो चुनाव हार गए थे, जीत नहीं पाए थे। तो बीजेपी भी करती रही है, लेकिन ये आज बीजेपी के खिलाफ प्रतिरोध की 2 बड़ी आवाजें हैं, बजरंग पुनिया और विनाश फोगाट। तो यह जो ये है एक बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले चेहरे जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जा रहे हैं। इन दोनों को अपने साथ ला करके कांग्रेस ने एक प्रतिकार की राजनीति को समर्थन दिया है और लोगों में विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि वह बीजेपी के खिलाफ मजबूती के साथ उन लोगों के साथ वो खड़ी रहेगी जो इसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ये हम बात आप कह रहे हैं। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से सुनील सर कह रहे हैं, जिस तरीके से संगठनात्मक कमजोरी है, और दूसरी बात खास करके जिस तरीके से इस्तीफे देख रहे हैं के बाद एक रणजीत चौटाला बड़े नाम नजर आते हैं, सावित्री जिंदल बड़ी नाम नजर आती हैं, क्या वाकई एक तो 10 साल की वहां पर सरकार हो गई, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है उसका भी आकलन कर रहे हैं तमाम नेता, और दूसरा टिकट नहीं मिला तो उसके बाद अपनी ताल ठोक रहे हैं, क्या इकबाल पार्टी का, केंद्रीय नेतृत्व का कम होता दिख रहा है? ऐसा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को सुनील जी कह रहे हैं कि विनेश फोगाट और योगेश्वर दत्त बड़ा विद्रोह है। अरे भाई, उसकी जरूरत कहाँ है इस समय बीजेपी को हरियाणा में? जब पार्टी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, चुनाव समिति के प्रमुख, जब पूर्व एक मंत्री, विधायक, उसके कार्यकारिणी के सदस्य खड़ा होकर विद्रोह करने के लिए तैयार है, तो बाहर की कहाँ जरूरत है उसमें भाई? ये तो ऐसे बता, बाहर से विद्रोह नहीं, बीजेपी इस समय बाहरी विद्रोहियों से थोड़े हार रही है। जहाँ चाहे वो लोकसभा चुनाव का भी देख लेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश का परिणाम देखिए, हरियाणा का देखिए, राजस्थान का देखिए, तो वो तो जाहिर है अंदर से होता है तो बाहर लाभ उठाएंगे, उसमें कहाँ कोई डाउट है। उसको तो इस समय नकारा ही नहीं जा सकता था। यही स्थिति लोकसभा में भी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर ये विद्रोह नहीं होता तो मुझे अस्वाभाविक लगता। ये स्वाभाविक स्थिति इसलिए हुई है वहाँ कि एक पार्टी जो आइडियोलॉजी पर चलती है, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगता है कि भाई आइडियोलॉजी की पार्टी है, लेकिन आपको राज्यसभा में किसी को लेना है तो वहाँ कहाँ आइडियोलॉजी जाती है। अगर आपको बाहर से किसी को लाते हैं और तुरंत आप टिकट दे देते हैं तो वहाँ कौन सी आइडियोलॉजी होती है। तो फिर कार्यकर्ताओं के सामने कठिन परिस्थिति में भी टिकट मिले न मिले नेताओं के सामने पार्टी के लिए काम करने की प्रेरणा खत्म होती है। हिंदुत्व और उससे अभिप्रेरित जो राष्ट्रभाव है, राष्ट्रवाद कहिए, राष्ट्रीयता, 2 उसकी मूल ताकत बीजेपी की है। तो जो चेहरे आप पार्टी में आते जाते हैं उसमें अगर वो नहीं दिखेगा तो धीरे धीरे लोगों को निराशा होती है। ये जानते हुए भी कि विचार पर कम या ज़्यादा यही पार्टी काम कर रही है, इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आइडियोलॉजी पर तो बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं। भारत की दृष्टि से बहुत ऐसे काम हुए हैं जो लंबे समय से परे थे और आज भी होने की संभावना है। लेकिन जब आप किसी को पार्टी में लेते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, तो उसमें भी तो नरेंद्र मोदी दिखाई देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, मैं पूछ रहा हूं। अगर वो नहीं दिखता है तो बरसों से भी जो कार्यकर्ता है वो पीड़ित होता है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल खट्टर जी के सरकार के समय जो लोगों के अंदर असंतोष था वो हरियाणा में जाने से किसी को पता चल रहा था। तो अब खट्टर जी के बारे में अब सेंट्रल लीडरशिप के पास जो भी सूचना रही हो, स्थानीय स्तर पर क्या भाव था, तो अब इस समय की परिस्थिति में उनको वहां से निकालने के बाद अगर तुरंत पदस्थापित करते हैं, इनकी सोच रही होगी, तो उसका भी असर वहां होता है। जिसको आप मुख्यमंत्री बनाते हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है, वो होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्यों के स्तर पर जो एक सामूहिक बैठक होनी चाहिए, जैसे हरियाणा के पहले
ये पार्टी नेतृत्व का दायित्व था कि जब विद्रोह आपने देख लिया था तो एक बैठक होनी चाहिए कि हम एक बड़े आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं। कई बार व्यवस्था में हमको लोगों को लेनी पड़ती है, उसमें कन्विंस करना चाहिए था। लोग सवाल पूछते हैं, इससे आप ये न माने कि जिसका टिकट नहीं हुआ उसका पार्टी में महत्व नहीं है, पार्टी से भूल चूक होती रहती है, ये समय बड़ी लड़ाई का है, सब लोग मिलजुल के काम करिए। तो इतना भी कम्युनिकेट अगर नहीं होगा लोगों के अंदर, और मुख्यमंत्री को आप बना जरूर दिए हैं, लेकिन अगर उस ढंग से उनके लीडरशिप का प्रभाव नहीं है, आभा मंडल नहीं रहता है, तो उसको जरा उनका भी कोई दोष नहीं है। उनकी टिकट में कितनी चली होगी ये भी मानने की बात है। हालांकि हुआ कि इस बार बहुत विचार विमर्श हुआ है, ऊपर से कोई लादा नहीं गया है। अब आप किरण चौधरी जो आई होंगी, खत्म कर, किरण चौधरी जब आई होंगी तो पार्टी को लगा होगा कि, लेकिन लोगों को तो लगा ना कि भाई ये तो लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। जब एक राज्यसभा की सीट आई तो बाहर से आई, और उसको जो है आप सुबह बुलाते हैं, शाम तक और कल तक आप घोषित कर देते हैं। तो पार्टी के लिए बहुत पुनर्विचार का समय है कि सब कुछ सही होते हुए भी अगर आपकी नीति के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, टिकट के स्तर पर वो आइडियोलॉजी नहीं दिखेगा तो लंबे समय लोग नहीं टिकेंगे, मानेंगे भाई सब कुछ सत्ता के लिए हो रहा है। ठीक है विनोद सर, आपको मैं ले आ रहा हूँ चर्चा में। अवधेश सर जिस तरीके से कह रहे हैं पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए पुनर्विचार का समय है, तो क्या ये परिस्थिति कांग्रेस के लिए हरियाणा में केकवॉक जैसी दिख रही है, या अभी कांग्रेस का संघर्ष भी उतना ही है, खास करके अगर पार्टी टिकट तमाम चीज़ों की बात करें? देखिए, कोई चुनाव केकवॉक नहीं होता है, चुनाव होता है। और ये ठीक है, जो खबरें हरियाणा से आ रही हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो बीजेपी का हाउस उस तरह से वेल इन ऑर्डर नहीं है जैसा कांग्रेस का देखा जा रहा है अभी तक। जो 31 सीटें कांग्रेस ने बड़ी होशियारी से पहले अपने सारे सिटिंग विधायकों को टिकट दिया है। जो 31 की सूची जारी हुई, पिछली बार 31 विधायक थे उनके, उसमें 28 को उन्होंने टिकट दिया है, 3 उन्होंने वो दिए जो विधायक नहीं थे। तो उन्होंने पहली लिस्ट बहुत संभल कर निकाली, ताकि एकदम से जो बीजेपी में हुआ 67 की लिस्ट निकाल दी उन्होंने और एकदम से विद्रोह हो गया, तो वो संदेश जो गया है वो संदेश कांग्रेस में न जाए, ये एक उन्होंने समझदारी की है। आमतौर पर इस तरह की समझदारी कांग्रेस में देखने को कम मिलती है, लेकिन इस बार मिली है। तो इस तरह की समझदारी बीजेपी में ज़्यादा मिलती रही है संगठनात्मक दृष्टि से। लेकिन अब बीजेपी भी वो बीजेपी नहीं है जो जिसके बारे में चाल चरित्र चेहरा चिंतन की बात की जाती थी। अब बीजेपी भी बहुत प्रैग्मेटिक, बड़ी व्यवहारिक पार्टी हो गई है। वहाँ सबका स्वागत है, सबका वो है। तो और कोई किरण चौधरी का मामला पहला अकेला नहीं है। अशोक चौहान को सुबह ज्वाइन कराया और शाम को राज्यसभा अगले दिन दे दी गई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आया राम गया राम का मामला बीजेपी में भी खूब है तरीके से, और कांग्रेस में तो पहले रहा ही है। हरियाणा की स्थिति थोड़ी सी इसलिए देखने महत्वपूर्ण है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है। 2004 में वहाँ कांग्रेस सरकार बनी थी, 2009 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, और जब 2014 में चुनाव हुए तो बड़ा एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ थी, हुड्डा सरकार के खिलाफ, और कांग्रेस 15-16 सीटों पर आके अटक गई थी और बीजेपी की सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत से पहली बार। वही एंटी इनकम्बेंसी लगभग 10 साल की जो है वो बीजेपी के खिलाफ है इस समय हरियाणा में। और खट्टर साहब की जो कार्यशैली थी थोड़ा वो भी अपनी तरह की थी, वो कोई मास लीडर थे नहीं, अपने तरीके से ब्यूरोक्रेटिक तरीके से सरकार चला रहे थे, न पार्टी वाले खुश थे न जनता खुश थी। नायब सिंह सैनी साहब को इसलिए लाया गया कि गैर जाट और खासकर पिछड़ों को मैनेज किया जा सके, लेकिन वो सिलसिला बनता दिख नहीं रहा। इसलिए नहीं दिख रहा है जिस तरह विद्रोह हुआ है टिकटों के वितरण के बाद। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो मुझे शायद अवधेश जी इसका जवाब दे सकें, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में है कि जब जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ उनके दौरे बढ़ जाते हैं। 4-5 दौरे तो लगा ही लेते हैं चुनाव से पहले, तमाम घोषणाएं कर देते हैं। लेकिन हरियाणा में वो लोकसभा चुनाव से पहले गए थे और तब से लेके आज तक हरियाणा के किसी दौरे पर तक नहीं गए। ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है कि हम महाराष्ट्र की वो गए, महाराष्ट्र दौरा किया उन्होंने, कर्नाटक कितने दौरे किए थे उन्होंने, उत्तर प्रदेश कितने दौरे किए, सब हर राज्य में जाते हैं। लेकिन हरियाणा का उन्होंने, अब तो चुनाव घोषित हो गए, अब तो जाएंगे चुनाव प्रचार में, लेकिन वैसे नहीं गए, ना कोई घोषणा ना कोई इस तरह की वो। तो अब क्या कारण है? या तो दो ही ऐसी, या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो कि हम स्वीप कर रहे हैं या हम हार रहे हैं। ऐसी बड़े नेता जो है वो दो ही स्थितियों में इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई जाने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। तो एक तो इसकी व्याख्या थोड़ी सी समझनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। दूसरा ये है कि हरियाणा में जो है, जो किसानों का संतोष, खिलाड़ियों का संतोष, और एक जनरल वो जो है वो लोकसभा चुनाव में उसका एक प्रकटीकरण हुआ था जब 5 सीटें बीजेपी हारी और 5 कांग्रेस जीती। अब विधानसभा में कितना रेप्लिकेट होता है कि कांग्रेस के बारे में एक बड़ी मशहूर बात यह है कि कांग्रेस चुनाव जो है कांग्रेस ही हरवा देते हैं उसको। अगर कांग्रेसी हरवाने पर नहीं आमादा हुए तो कांग्रेस के लिए स्थितियां अच्छी हैं, वरना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हम लोग चुनाव 2018
18 में देख चुके हैं कि कैसे जीतते जीतते कांग्रेस उन दोनों राज्यों को हारी। इसलिए मैं इस बात को मान के चलता हूं कोई चुनाव केक वॉक नहीं होता, चुनाव होता है और आखिर तक जो है उसमें नतीजे जो है जब तक फाइनल नहीं आ जाते तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। चलिए, मुझे लगता है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, जिस तरह से विनोद जी कह रहे हैं। रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बड़ा है हमें समझना जिस तरीके से विनोद जी कह रहे हैं, अवधेश जी कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कोशिशें तो पूरी जारी है, लिस्ट ले आए, बना लें। सबसे बड़ा विवाद जो मैंने देखा कि जो जेजेपी से नेता आए उनको टिकट दे दिया गया, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा रोष दिख रहा है, बहुत नाराज़गी दिख रही है। ये वाला एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी हो चुका है, या कैंडिडेट्स रिपीट करने का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। इस बार 40 चेहरे अलग बदले भी गए हैं, लेकिन उसका फ़ायदा फिर भी अभी वो कॉन्फिडेंस खुद पार्टी के बड़े नेताओं में नहीं दिख रहा है कि उसका फ़ायदा दिखेगा। बहुत समय से मैं भी चुनाव मतलब 12 से ही मैं अलग अलग चैनलों पर था। अमूमन मेरा आकलन सही होता था, लेकिन आज की तारीख में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। रही बात, सब लोग जो बातें कह रहे हैं वो सही है। मुझे भी ऐसा लगता था कि जो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को लगा है, थोड़ा सा जर्क लगा है जो भी है, उससे ये सोची होगी कि बाहर के लोगों को किसी भी तरह से ले लेने पर। भले ठीक है, बीजेपी अगर ये मानती है कि उसका डीएनए कभी नहीं चेंज होगा, जो लोग आ रहे हैं वो अगर चेंज होना चाहें तो हों, नहीं चले जाएंगे। ये मैं भी मानता था इस बात को कि देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ से है कि वो अपनी मूल विचारधारा से कभी डिग नहीं सकती। अगर वो डिगेगी तो ख़त्म हो जाएगी, उसके सिवा उसका कुछ नहीं है, जो बिल्कुल ये बात है। लेकिन जब आपने वहाँ देख लिया जिस तरह से एनसीपी से अशोक जिसको अजित पवार को लेकर के आए, जो भी वहाँ चल रहा है, उसके बाद अचानक जो जेजेपी से गए हैं और अचानक आपने उनको ले लिया। आप ये कह सकते हैं कि चूंकि आपके साथ सत्ता में लंबे समय तक वो पार्टी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो उठती है कि ऐन मौके पर इस तरह से जो लोग हरियाणा में अभी कोई रो रहा था, कोई कुछ कर रहा था, जैसे वो चौटाला जी ने तो बहुत कुछ कहा, मंत्री का इस्तीफा होना, ये सब चीज़ें तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में, अगर आपके यहाँ ये मालूम है, थोड़ा सा देखना चाहिए कि संगठन में पहले ये सब बातचीत करके जिसको नहीं आप कन्विंस भी कर सकते हैं वो करें, लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि जिसको बताया नहीं गया। एक थ्योरी ये भी है कि देखिए हमारी पार्टी की लोकप्रियता का ये पैमाना है, यानी जो लोग इतने नाराज हो रहे हैं, अगर बीजेपी को हारने वाली पार्टी होती तो वो लोग इतनी आराम से चले जाते। इतना गुस्सा और इतनी नाराजगी नहीं, तो मतलब बीजेपी में भी स्ट्रेंथ है। मैं नहीं जानता क्या होगा, जैसे कल 2 खिलाड़ी आए हैं उनको लिया गया है पार्टी में। लेकिन एक बात मैं भी कहूँगा, बहुत अच्छा है, उन लोगों को अपना निर्णय है जो भी जाए, लेकिन जब ये आंदोलन चल रहा था तब इस तरह की एक आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि कहीं कोई पार्टी की तरफ से तो नहीं है। मैं हमेशा देखता हूँ आंदोलन बहुत सारे लोगों को पैदा करता है, लेकिन उस समय आंदोलन, मैंने जेपी मूवमेंट देखा, ये सब लालू, मुलायम, रामविलास सब उसी से निकले हुए, लेकिन वो क्रांति इस तरह से विफल हो गई कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ऐसे ही अन्ना हजारे का मूवमेंट, मैंने देखा मूवमेंट तो हुआ, लेकिन जो लोग तो मेरिट देख लेते हैं, जिनको माल खाना था वो चले गए, लेकिन जो जनता में एक अविश्वास हो जाता है इस तरह के आंदोलनों के प्रति, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वो भी डेंट है, मुझे ऐसा लगता है कहीं होगा। अब क्या नतीजा होगा वो तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। इतना ही कहूँगा कि लड़ाई कांटे की है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो पिछला चुनाव हुआ था, मुझे आज भी याद है, इवन जो लोग थोड़ा सा बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे वो भी मानते थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी गई, केवल उनको राजस्थान से होप थी, लेकिन जब आया नतीजा तो बिल्कुल उल्टा हुआ। तो ये हरियाणा टेस्ट केस है, इसलिए कि पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद ये होने जा रहा है। इसके जो भी नतीजे आएंगे उससे केंद्रीय राजनीति प्रभावित होगी। ये बात है, केंद्रीय राजनीति प्रभावित होगी नतीजों पर, क्योंकि नजर सबकी है। पूर्णिमा जी, कांग्रेस के लिहाज से मैं जानना चाहूँ, टिकट
बहुत सोच समझ के लाए गए, देर से लाए गए 31 सीटों पर। ऐसे में जो बार बार सवाल उठ रहे थे, खास करके विनेश फोगाट को लेके या खिलाड़ियों को लेके, एक मैं जोड़ देता हूँ किसानों की नाराजगी जो हमने किसान आंदोलन के बाद से देखी, उसको विपक्ष ने कभी शांत होने नहीं दिया। ये कोशिश हमेशा रही कि वो उसी तरीके से चलती रहे। तो ये कितना प्लस पॉइंट कांग्रेस के लिए होने वाला है और कैसे चुनौती बीजेपी के लिए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है और प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तमाम अलग अलग योजनाएं हों, ठीक है अभी जिस तरीके से विनोद जी कह रहे हैं बहुत गए नहीं हैं वो वहाँ पर, लेकिन अब ये सब कुछ शुरू होगा क्योंकि अब तो चुनाव शुरू हो चुका है। देखिए आदर्श जी, जो ये किसान का मुद्दा था या जो पहलवानों का जो आंदोलन था, महिला सम्मान से जुड़ा हुआ था, तो जो इंडिया ब्लॉक जिन मुद्दों की बातें लगातार करता रहा, ये तीनों मुद्दे, महिला सम्मान, किसान की सुरक्षा और अग्निवीर, जो नौजवान सबसे ज़्यादा, हरियाणा से ज़्यादा नौजवान हमारे यहाँ फौज में जाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है कि हरियाणा में जो मुद्दे बहुत बर्निंग इश्यूज हैं, उनसे कांग्रेस ने अपने को शुरू से जोड़े रखा। तो ये कहना गलत होगा कि आंदोलन का फायदा कांग्रेस उस समय उठा रही थी या अपनी तरफ से आंदोलन को हवा दे रही थी, ये कहना गलत होगा। ये मुद्दे थे जमीन पर उस समय और कांग्रेस ने उनके साथ अपने आप को एसोसिएट किया था, वो सच्चाई थी। उस वक्त तो उसमें कहीं कोई राजनीति दिखाई नहीं दी थी। पहलवानों का ज्वाइन करना, अगर हम उसको बैकडेट में जाकर ये कहने लगे कि ये कांग्रेस की साजिश थी और इस वजह से वो आंदोलन हो रहा था, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल ही अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो उन मुद्दों से कांग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जुड़ गई और उसका फ़ायदा नुकसान हम देखेंगे 8 तारीख को क्या होता है। और अभी जो सरफेस पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि वो फ़ायदा पहुंचाते दिख रहे हैं कांग्रेस को। और अगर कांग्रेस ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार ली, विनोद जी जैसा कि कह रहे थे कांग्रेस कई बार जीतते जीतते खुद से ही हार जाती है, तो कांग्रेस के लिए स्थिति वहाँ अच्छी है। और जहाँ तक विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया की आने की बात है, तो जिस तरह से अब बीजेपी से जो सुर उठ रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह का भी मैंने सुना, तो वो उनके लिए नुकसानदेह ही आगे होगा, क्योंकि वो एक ऐसे इशू को बिल्कुल मखौल बना रहे हैं जो कि वाकई में बहुत सीरियस था और उससे देश के बहुत लोगों ने, औरतों ने अपने आप को जोड़ा था। भाई जिस तरह से आंदोलन में इनको घसीटा गया, इनके साथ ज्यादती की गई, उसको देख के सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश में सभी जगह लोग बहुत दुखी हुए थे, क्रोधित हुए थे। और उस वक्त बीजेपी को किसने रोका था? वो क्यों नहीं इनके साथ जाके खड़ी हो गई? क्यों नहीं इनको सहारा दिया? क्यों नहीं इनकी बातें सुनी? फिर हमने ये भी देखा कि जब विनेश फोगाट का फाइनल में जब वो 100 ग्राम वाला मामला लेके उनका कट गया, मेडल नहीं मिला उनको, तो ठीक है बीजेपी की प्रवक्ता में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा था वो मखौल उड़ाते हुए, वो दिख रहा था कि वो काफ़ी मजा ले रहे हैं इस चीज़ का। मतलब ये बहुत लोगों को बुरा लगेगा इस बात का, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी जिससे लग रहा था कि सोशल मीडिया पे तो पूर्णिमा जी दोनों तरफ से चल रही थी। उधर 100 ग्राम की खबर आते ही जब तक बाकी चीजें सामने नहीं आती, इतनी सारी चीजें पीएम मोदी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर बना दी गई, दोनों तरफ से चल रही है ना, सच्चाई को रिफ्लेक्ट करता ही है ना। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, बीजेपी उससे अब खुद को बैकफुट पे महसूस कर रही है, इसमें कहीं पे कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि वो जैसे कांग्रेस के लिए क्या स्थिति है, तो कांग्रेस में देखिए अभी 2-3 मतलब मेरे ख्याल से एक लिस्ट और आएगी या 2 भी आ सकती है, लिस्ट आने दीजिए। अभी तो उन्होंने सेफ सीट्स अनाउंस की हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिखेगा नहीं कुछ, आगे देखते हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी के साथ इनका मामला फंसा हुआ है। अगर गठबंधन नहीं होगा तो वो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा घाटे का एक सिचुएशन होगी। हालांकि कांग्रेस अपने दम पे क्लेम कर रही है कि जीतेंगे, लेकिन गठबंधन नहीं होने से एंटी बीजेपी वोटों का बिखराव तो होगा ही। आम आदमी पार्टी को बिल्कुल राइट ऑफ कर देना भी ठीक नहीं है। दूसरा, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सीएम के लिए अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो वो देखना है कि वो गुटबाजी किस तरह से कांग्रेस को अफेक्ट करेगी। तो ये सारी चीजें लेके कांग्रेस के लिए ठीक है, सही स्थिति है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम क्लियर है कि सरकार उनकी बन ही जाएगी। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जयदीप जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। एक तो विनोद सर भी यही कह रहे हैं केक वॉक नहीं है, पूर्णिमा जी भी यही कह रही है कि क्लियर स्थिति कांग्रेस के लिए भी नहीं है, चुनौती दोनों के लिए उतनी है। लेकिन बीजेपी पर मैं थोड़ा फोकस करूंगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां ऐसी बदली कि अब 200-250 नेताओं, उसमें बड़े नेता, छोटे नेता, असंतुष्टों की संख्या इतनी ज़्यादा सामने आने लगी। पहले एक आध आवाज़ ज़रूर उठती थी और हर पार्टी में उठती रहती है, वो वाली स्थिति एक तो नहीं थी। दूसरा, वाकई किसान आंदोलन हो या खिलाड़ियों को लेकर जो नाराजगी, खिलाड़ियों की वजह से जो नाराजगी है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का फिर से इस तरह का बयान आना और फिर से इस मामले पर अपनी तरफ से तमाम बातों को कहना। देखिए आदर्श, अभी हरियाणा के चुनाव की बात है और हरियाणा के चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़े हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर हमें खबरों के खिलाड़ी के पुराने टेप्स को रिवाइंड करना चाहिए। यहीं पर ये चिंता जताई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत की जो जुनून है, जो जीत का उत्साह है, उसमें जिस तरह के फैसले ले रही है, आने वाले कुछ सालों में यही फैसले उसको भारी पड़ने वाले हैं। जीत का एक फार्मूला बन गया है और जैसे फिल्मों में भी कोई सुपरहिट फार्मूला आता है, उससे फिल्में हिट होने लगती, सभी उसी फार्मूले पे काम करते हैं और ये सोचते हैं अब यही सक्सेसफुल है और वो फिल्में फिर धड़ाधड़ पिटने लगती हैं। जी। ऐसा ही राजनीति का भी खेला है। आप किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हो और जब आप जीतते हो तो अपने पहले में उन खिलाड़ियों को भी ले जाते हो जो दूसरी तरफ से खेल के जीतते रहें, लेकिन जब वो खिलाड़ी आपके पास आ जाएंगे तो आपके अपने खिलाड़ियों का क्या होगा, ये चिंता हमेशा से बड़ी रही है। और जब जीत विराट थी, भव्य थी, 303 खुद के और सब मिलाकर 350 के पार, तो विद्रोह के वो स्वर बहुत धीमे थे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को याद कीजिए, जब जबलपुर में अमित शाह की मौजूदगी में विद्रोह के 1-2 स्वर फूटे थे और उस पर हमने खबरों खिलाड़ी में चर्चा की थी कि ये सांकेतिक है लेकिन ये अच्छा नहीं है। जिस पार्टी में चूं तक नहीं होती थी, जहां पर गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल देने के बाद भी लोगों के आंखों से बस आंसू ही नहीं टपके, लेकिन उन्होंने उस फैसले को सहन किया। उस पार्टी में अब ये हो रहा है कि आंसुओं का सैलाब आ रहा है। गुजरात के सूखे हुए आंसू हरियाणा में बह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विद्रोह जब लंबे समय तक दबता है और पार्टी के लिए जो काम करता है, वो आजकल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि दरी बिछा के घर जाकर सो जाएगा। उसको ये समझ में आता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका प्रतिफल मुझे चाहिए। वो माँ फलेशु कदाचना वाली राजनीति नहीं रही और नहीं रहेगी। तो वो व्यक्ति कहता है, वो आप उनके देखिए ना, वो कह रही है जैन की भाई मेरे को तो आप कल तक कह रहे हो कि रैली करते रहो, रैली निकालो, और आज आप कह रहे हो कि आपका टिकट काट दिया जाएगा, तो वो सभा में ही फूट फूट कर रो रही हैं। तो सावित्री जिंदल का मुखर स्वर है और ये किसी न किसी दिन होना था और इसको समय रहते नहीं संभाल पाने की जो सारी जिम्मेदारी वो भाजपा संगठन की है। जो हम हमेशा से कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो किसी न किसी दिन ऐसा होता है कि जो सुपरहिट फार्मूला होता है वो पिटने लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा फेंसिटर्स होते हैं, या मैं ये हमेशा कहता हूँ, चाहे दफ्तर हो, चाहे संगठन हो, चाहे संस्था हो, कुछ लोग हमेशा केवल इंतजार करते हैं किसी के विफल होने का। वो कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ किसी के विफल होने का इंतजार करते हैं। और जब वो विफल हो जाता है तो कहते हैं देखो हम तो कह ही रहे थे, ये तो ऐसा ही होना था। वो सफलता में प्रयत्न नहीं करते, वो रिस्क नहीं लेते, वो जोखिम नहीं उठाते, वो आगे बढ़ने का कोई प्रयत्न नहीं करते, लेकिन दूसरे पर उंगली उठाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसे लोगों को अब मौका मिला है और वो मिलेगा, क्योंकि यही टीम इसी फार्मूले से जब जीत रही थी तो सबके मुंह में दही जमा हुआ था, सब चुप थे। हालांकि इस सारे आकलन का ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का चुनाव हार रही है, वो तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। स्थितियां फिलहाल उनके पक्ष में नहीं है। उसका एक बड़ा कारण भी ये है कि भाजपा की लिस्ट आ गई थी और कांग्रेस की नहीं आई, अभी आई है 37 लोगों की। और आपके साथ उनका गठबंधन जो है 31 लोगों की लिस्ट अभी आई। हाँ, तो वो जो लिस्ट आई है वो उसके बाद आगे की लिस्ट आएगी, तो विद्रोह के स्वर वहां से भी फूट सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया है। जिसको टिकट नहीं मिलता वो नाराज होता है, उसके समर्थक नाराज होते हैं। अल्टीमेटली कौन जीतता है वो आने वाले समय में चुनाव किस दिशा में जाता है उससे तय होगा। कांग्रेस और आपके गठबंधन की जो दिशा है और वो इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं कांग्रेस, उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुए हैं, जिनकी इतनी ज्यादा हमने चर्चा की, उसमें हम इन्हीं 90 सीटों पर ट्रेंड का अगर आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी केवल 44 सीटों पर आगे रही थी और 46 सीटों पर कांग्रेस और आपका गठबंधन आगे रहा था। यह बड़ा कारण है। तो ये जो कांग्रेस और आपका गठबंधन, उन्हीं सीटों पर अगर अब लोकसभा चुनाव में पड़े हुए हम वोटों की गणना करें या उनका डेटा देखें तो समझ में आता है कि 46 सीटों पर कांग्रेस और आप आपस में मिलाकर आगे थे। तो उनको लगता है कि ये फार्मूला अगर रिपीट होता है विधानसभा में तो और 46 से भी ज्यादा आगे जाकर वो अपना बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। तो राजनीति इसी तरह के जोड़ घटाव आकलन का खेल है। आकलन तो ये भी था 400 आएंगे, नहीं आए, 240 आ गए। आकलन तो ये भी था कि शायद कुछ राज्यों में क्लीन स्वीप नहीं होगा, हो गया। आकलन तो ये भी था कि छिंदवाड़ा की सीट नहीं आई, लेकिन पूरे 29 हो गए। तो ये सारे आकलन तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति एक कदम आगे वाली है। भाजपा अगर अपनी रणनीति के जरिए इस खेल को पलट देती है तो फिर देखना होगा कि कैसे पलटती है। आखिरी टिप्पणी उस पर जरूर करूंगा, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का राजनीति में जाना कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं है। जिस तरह एयरपोर्ट से लेकर पूरे गांव-गांव तक विनेश फोगाट का स्वागत हुआ था और उसमें भाजपा के पदाधिकारी कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे, तब से ये स्पष्ट था। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं लगाया जाना चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूरे दूध के दुल्हन या साफ हैं या वो सारे आरोपों से मुक्त हो गए। मामला कोर्ट में है, तो अब उस मामले को कोर्ट में छोड़ देना चाहिए। जनता की कोर्ट में चलेगा, जनता अपने अपने कयास लगाती है। हाँ, ये सही नहीं है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ सच ही कहा जाता है। ज्यादातर आजकल जो सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने एजेंडा को लेकर बैठे हैं, हम तथ्यों को लेकर बैठेंगे तो तथ्यों के आंकड़े में देखेंगे तो मामला कोर्ट में है। विनेश और बजरंग राजनीति में आ गए, कोई भी आ सकता है। पहले भी बहुत सारे खिलाड़ी आते रहे, कोई पहला उदाहरण नहीं है। लेकिन अचानक आप किसी आंदोलन से जुड़ते हैं
और फिर किसी विचारधारा या किसी पार्टी की तरफ खड़े हो जाते हैं तो सवाल भी खड़े होंगे और वो जायज़ हैं। यह बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए जी, अभी जो बीजेपी की स्थिति कमजोर होने की जो बात हम कर रहे हैं या जो एक इम्प्रेशन बन रहा है, उसके लिए बीजेपी ही खुद बहुत हद तक जिम्मेदार है। इसलिए भी कि वो तारीख को लेकर शुरू से हमने देखा कि वो मशक्कत करने लगे कि वो तारीख आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि उनको डर था कि छुट्टी होगी और लोग चले जाएंगे, वोट नहीं डालेंगे। तो वो ऑलरेडी वो अंदर से उनको कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको पता है कि उनकी स्थिति वीक है। इसलिए अच्छा, जिस तरह से चुनाव आयोग ने मान भी ली उनकी बात और तारीख आगे बढ़ा दी गई, तो बीजेपी का एडमिशन ये खुद ही है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर वो रहे तो हैं। पूर्णिमा जी दूध का जला छाछ भी फूक के ही पीता है ना। जो लोकसभा के चुनाव में लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में वोट बहुत नुकसान हुए, लॉन्ग वीकेंड वाले वोट जो नुकसान हुए, तो उसकी चिंता उनके सिर पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। और ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि इस तरह की हड़बड़ाहट यही बताती कि आप खुद को अभी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं पा रहे हैं। रामकृपाल सर, फिर मैं देखिए, ये जो अभी पूर्णिमा जी ने भी एक जिक्र किया था, जो मैं आंदोलन की बात कर रहा था, हमें बैकग्राउंड में ये सोचना चाहिए कि जब ये आंदोलन चल रहा था तब भी खेमेबाजी थी, एक खेमे का आरोप ये था। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये कुश्ती फेडरेशन जो है, ये इसकी जड़ें बहुत विवाद जो है वो हरियाणा से बहुत पुराने ढंग से चल रहा है। ये सबको मालूम है कि कौन किस पार्टी के कौन से लोग उसमें थे, विवाद। तो वो चीज़ें चूँकि एक पहले से विवाद था इस तरह का, वो हरियाणा में आप जानते हैं हुड्डा जी का और वो बाकी, तो वो विवाद पहले से था, खेमेबंदी थी, इस तरह की आशंकाएं पहले भी व्यक्त की गई थी। और जब मैं यही कह रहा हूं कि अगर आशंका व्यक्त करने के बाद अगर वो आशंका सही निकलती है, तो आप ये मान लीजिए कि जो पॉपुलैरिटी थी उसमें कहीं ना कहीं से डेंट लगता है, या उन लोगों को ये मौका मिलता है। भले मैं सच्चाई की बात नहीं कर रहा, मैं परसेप्शन की बात करता हूँ। चुनाव हमेशा परसेप्शन पे जीते जाते हैं। कहीं ना कहीं से ये चीज़ लगता है, जिस तरह के घटनाक्रम रहे, सारी चीज़ें रही, कि बिल्कुल उसमें कहीं जो उस समय माहौल था, जितना पॉपुलैरिटी थी, उसके बाद वे लोग जो न्यूट्रल थे या बिल्कुल थे, उन पर भी कहीं ना कहीं आशंका, ये सोचते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा रहा हो, इसके पीछे राजनीति रही हो। मैं केवल ये कह रहा हूँ। एक तो जो बातें उठ रही, जो पूर्णिमा जो उठाई, जिस पर आप भी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी बात जोड़ देता हूँ इसमें। हर चुनाव में हम देखते हैं बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी का चेहरा, कि मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। इस बार बीजेपी वो हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही है? लोकसभा चुनाव, उसके पहले के विधानसभा चुनाव, कमल चेहरा हो गया, मोदी चेहरा हो गए, इस बार वो क्यों नहीं दिख रहा है? देखो, ये विनोद जी ने ये प्रश्न उठाया है और आपने उठाया है। पहले तो कुछ बातें देखो स्पष्ट होनी चाहिए। विनेश फोगाट का जब 100 ग्राम वजन कम हुआ तो इस देश का इकोसिस्टम और नैरेटिव ने बनाया, ज़्यादा हो गया, नैरेटिव बनाया गया कि तो मोदी ने खत्म करा दिया है। ओलंपिक में तो चाहते ही नहीं थे और पूरा 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 देश का ये वातावरण था। हालांकि मोदी जी ने जो है बयान भी दिया, ट्वीट भी किया, फोन भी किया, सब कुछ किया, तो एक बनाने की कोशिश थी। और ओलंपिक का नियम हम बदल नहीं सकते हैं। लोग ये भूल गए कि वो 52 किलोग्राम की प्लेयर थी, उसमें जब वो सफल नहीं हुई तो उसको 50 ग्राम में खिलाने के लिए किसी एक खिलाड़ी का हक मारा गया, ये भी फैक्ट है। और वो 50 ग्राम की थी नहीं, बार बार वजन बढ़ जा रहा था। तो वो देश भूल करके और ये चीजें गई। वो लड़की, आखिर उस लड़की से किसी ने पूछा कि तुम 50 ग्राम में थे, तुम्हारी जगह वो चली गई, तुम पर क्या गुजरी है? तो किलोग्राम, 50 किलोग्राम वो चली गई है, तो क्या गुजरी है वहां? और पूरा इकोसिस्टम, देश का इतना गंदा वातावरण बनाया गया है। कोई भी देश की सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, ओलंपिक में उसकी ये हो जाएगी कि हमारे खिलाड़ी का वजन आप बढ़ा दो, उसके लिए खर्च कर देगी और अपने देश का एक मेडल घटा देगी। ये शर्मनाक है। लेकिन अगर किसी को ये नहीं दिखता है, उसमें केवल विनेश फोगाट के खिलाफ बोला गया दिखता है, तो वो तो फिर कोई उपाय ही नहीं है। उस प्रकार की आंखों को ठीक नहीं किया जा सकता है। वो न मायोपिया है, न माइटोकॉन्ड्रिया है, वो उसका कोई उपाय नहीं है ठीक करने का। देखिए, बिना किसी भी व्यक्ति को किसी राजनीति में जाने, अपने अनुसार राजनीति करने का अधिकार है। कोई खिलाड़ी ये चाहता है वो जाए, वो सोचता है कि हम राजनीति में आके खेल की ज्यादा सेवा करते हैं, वो अधिकार है। लेकिन जो स्थिति इस समय बनी है, अगर वो कांग्रेस पार्टी में गई है तो उसको बहुत पारदर्शिता से और बहुत रूप में पूरा देश नहीं देखेगा। वो अगर कोई समय बीजेपी में भी आती, जो वहां हो गई थी, और कुश्ती के समय आप जानते थे जब धरना चल रहा था यहाँ,
तो कुश्ती से जुड़े हुए अनेक खिलाड़ी और बाद में सामने आने लगे कि हमारे लिए तो सुविधाएं बढ़ी हैं, हमको ज्यादा अवसर मिला है, ये कोई बयान छिपा हुआ नहीं है, और इन लोगों के कारण हमको समस्या पैदा हुई है। और जब स्काईलाइट जो हॉस्पिटलिटी है उसने जो बगल के ये सूट सब बुक कराए थे धरना के लोगों के ठहरने के लिए, वो सारी रिपोर्ट आई थी कि बगल के 5 स्टार होटल में किया हुआ है, कहां से स्पॉन्सरिंग था कोई बताने की जरूरत नहीं है। स्पॉन्सर करने वाले भी अपने उनको पॉलिटिक्स की थी करनी तो बुरी नहीं है, लेकिन इसको स्वीकार तो करो, किसी चीज में पारदर्शिता तो होना चाहिए। पर एक आदमी पर आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि अरेस्ट करिए, इसके बावजूद खेल मंत्री बैठे, एक कमेटी बना देगी इन लोगों के कहने पर, कमेटी में महिलाओं की ज्यादा संख्या रखी गई, ओलंपिक एसोसिएशन को अधिकार दिया गया कि निष्पक्ष चुनाव करा, उस चुनाव में फिर उनके लोग जीत गए। तो इसलिए सारी परिस्थितियां देखने के बाद ये उनका फैसला है वो जाएं, लेकिन इस फैसले से इनका नैतिक बल कमजोर हुआ है, और मैं नहीं मानता हूं कि हरियाणा के चुनाव में एक वातावरण बन जाएगा। इतने बनने के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस के बीच वो बीजेपी का वोट कांग्रेस से थोड़ा ज्यादा ही रहा, तो चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है जो हर बार दिखता था बड़ा चेहरा कि इनके नाम पर चुनाव अब रहा। देखिए ये दूसरा ये है कि कांग्रेस ने जो सूची जारी की 28 के 28 लोगों को दे दिया, वहां तो विद्रोह हो ही नहीं सकता था भाई, जो लोग हैं उनको दे दिया टिकट, तो उसमें तो विद्रोह होगा नहीं, आने वाले समय में दिखाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए 10 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है, सेंटर से बाहर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका एक व्यवहारिक है कि लोगों को मिला जुला के कैसे काम करो, किसी तरह से सत्ता में आओ, तो वहां उस प्रकार का विद्रोह नहीं दिखता है। लेकिन कांग्रेस को यूनाइटेड पार्टी हो गई हो, ये आप भी जानते हैं कि वहां शैलजा जी और फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और वो सब कैसे चलता रहता है, तो आने वाले समय में दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, जो उसकी अपनी बीमारी है। अब मोदी जी का क्या है, अब जरा आप देखो मोदी जी कितना जाते हैं नहीं जाते हैं, अभी तक का कार्यक्रम वही रहा है। लेकिन ये तो मैं नहीं मानता हूं, कर्नाटक के चुनाव के बारे में उनके पास पूरी रिपोर्ट थी कि हमारे फर्स्ट जो है उम्मीदवारों की सूची जाने होने के बाद ही विद्रोह हो गए थे, पूरी दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी तन्मयता से गए, उसी तन्मयता से काम किए, और बीजेपी का संस्कार जो बदला है कि नगर निगम का चुनाव भी उसी फोकस से लड़ती है। तो अभी तक नहीं दिखे हैं, ये आपका प्रश्न हो सकता है, लेकिन मोदी जी नहीं दिखेंगे, उनका नाम नहीं रहेगा, और उस प्रखरता से नहीं, मैं दिखने की बात नहीं कर रहा था, जल्दी से मैं पीएम मोदी के चेहरे की बात कर रहा था। हर चुनाव में हमने देखा, विधानसभा में देखा कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लोग, विधानसभा में हमने देखा बैनर पोस्टर में अलग बात है सर, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी तो संदेश जाता है ना, बड़े बड़े बयान, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने देखी पिछले चुनावों में। अब ये कोई रणनीति से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोई रणनीति से नहीं हो सकता है कि रणनीति से हम ऐसा कर रहे हैं, वो सब आएंगे जाएंगे। ये कोई रणनीति का विषय नहीं कि हमने हरियाणा को छोड़ दिया, उनकी सरकार है, हर हाल में चाहते हैं कि रिटर्न हो। बहुत सारे लोगों ने लोकसभा चुनाव में भीतरघात किया था अपने लोगों को हराने में, कुछ लोगों के क्षेत्र थे जहां से उनको दावा था कि हम यहां से जिता लेंगे, और लोकसभा चुनाव में उनके क्षेत्र में बढ़त नहीं मिली है। इन सब के आधार पर टिकट कटे हैं। केवल इतना ही था कि आपने कन्विंस नहीं किया, और बाहर से लोगों को जब लाते हैं तो वो आप उस रूप में संदेश नहीं देते हैं। ये भाजपा के लिए स्वयं का खतरनाक है। इसलिए तीन अलग अलग विषय हैं। ठीक है, उस पर मैं आऊंगा, एक बार बाकी लोगों के पास जाऊंगा, लेकिन जल्दी से एक बार मैं कमेंट्स पढ़ दूं, कुछ 4-5 कमेंट्स हैं हमारे दर्शकों के। देखिए, जनता ने प्रभु राम है वो लिखते हैं हरियाणा को लेकर के, जनता ने मन बना लिया है अब की बार आपको 5 साल की छुट्टी देने का, साथ ही कर्मचारियों ने भी ओपीएस लेने के लिए आपको घर भेजने का मन बना लिया है। ये आम लोग हैं जो हमारे दर्शक हैं जो कमेंट्स करते हैं। अशोक कुमार लिखते हैं आज रोजगार की बात नहीं हो रही है, बात 2047 की हो रही है, ये एक उनका सवाल है। सचिन लिखते हैं बीजेपी हरियाणा से साफ। ये अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। हरि सिंह लिखते हैं कि डबल इंजन जो है वो फेल हो गया है। सोनू शर्मा लिखते हैं कि बीजेपी अगर 1 वर्ष भी ढंग से काम करती तो बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं होता, अब तो बीजेपी गई 10-20 साल के लिए हरियाणा में। ये सोनू शर्मा लिख रहे हैं। अलग अलग दर्शक हैं, अलग अलग जगहों के, जिनकी ये प्रतिक्रियाएं हैं। नहीं लगा होगा कि मैं इस बार छायावादी हूं, थोड़ा बहुत छायावाद से नहीं, इस बार आप वापस थोड़ा ट्रैक पर आए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल आप टाल गए। फिर सुनील सर, सवाल यह है कि विनेश फोगाट के बारे में अगर आप बात करते हैं और तथ्यों को गलत तरीके से रखते हैं तो दृष्टि दोष है। जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती है महिला खिलाड़ी, वो 50 किलोग्राम वजन की खिलाड़ी नहीं रही है। विनेश फोगाट इस देश की, इस दुनिया की पहली खिलाड़ी नहीं है जिसने अपना वजन का वर्ग बदला है। किन लोगों ने नहीं बदला और कब नहीं बदला गया है? विनेश फोगाट जब जीत रही थी, जीते जब बोलबा का लगातार
प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल, किसने बधाई दिया, किसने बात किया? वह फाइनल तक जाए, उसका वजन नियंत्रित रहे, वह सुचारू रूप से अपने पूरे बाउट्स खेल ले, किससे सुनिश्चित किया? कौन बात कर रहा था? आप ये बता रहे थे लोकसभा में खड़े होकर के कि इतना रुपया खर्च किया गया। आप ये क्यों नहीं बता रहे थे किसके लापरवाही से ये स्थिति आ गई और उसके निजी लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया? कोई देश और दुनिया काम करता है क्या इस तरह का कि अपने खिलाड़ी को जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है वो ओलंपिक में मेडल के जीतने का दावेदार हो और आप उसको कुछ लोगों के भरोसे छोड़ के चले जाए? जो सिस्टम तो प्रधानमंत्री तो वहां पर जाकर डाइट मेंटेन करेंगे नहीं सर? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? वहां पूरी टीम है, ऐसा नहीं है। और वो टीम जो विनेश फोगाट ने खुद सेलेक्ट की, जो इतना अमला जाता है, किस बात के लिए जाता है? जो सरकार की तरफ से इतना बड़ा अमला जाता है, जो फेडरेशन की तरफ से इतना बड़ा अमला जाता है, वही अमला तो आपका मामला लेकर आगे तक गया ना? वो नहीं गया। पूरा अभी भी सुन लीजिए, अरे वो भी सुन लीजिए, जो लोग उस इंटरनेशनल फोरम में गए वो कौन लोग थे? वो फ्रांस के स्थानीय एनजीओज थे जो लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। आप बाद में गए हैं आदर्श जी। दूसरी चीज कि विनेश फोगाट के ये जो पहलवान जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, ये वही पहलवान है जिन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पे आने नहीं दिया। वो नहीं दिखाई पड़ा किसी को। वो अपने लड़ाई के अंतिम दिनों तक किसी राजनीतिक दल को अपने साथ नहीं आने दिए। भारतीय कांग्रेस वहां राजनीति कर रही थी और आप राजनीति नहीं कर रहे थे। अगर 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 बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी ने उन मांगों के पक्ष में क्यों नहीं खड़ी हुई? कोई मना किया था क्या उनको बोलने से? इन खिलाड़ियों ने कभी किसी राजनीतिक दल को नहीं आने दिया। प्रियंका गांधी गई मिलने के लिए तो बाहर मिल रही है, वृंदा करात गई तो भी बाहर मिल रही है, मतलब मंच पर नहीं आने दिया उनको कभी। अब जब ये खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था तो बीजेपी यहाँ नहीं थी, 7 के 7 MP थे यहीं पर, पूरी की पूरी केंद्र सरकार थी। इन खिलाड़ियों ने जो सवाल खड़े किए वो खिलाड़ियों का सवाल था, महिलाओं के सम्मान का सवाल था। इस विषय पर बीजेपी चुप रही और कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई, लेकिन कांग्रेस उस पूरे आंदोलन को खड़ा किया और उसको हाईजैक कर लिया। यह परसेप्शन तो आज बनाया जा रहा है, लेकिन जब आंदोलन चल रहा था किस नेता को वहां कौन नेता दिखाई पड़ा? आज जब विनेश फोगाट लौट करके आई है, आप 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी सभी ओलंपिक के खिलाड़ियों से मिलते हैं। जब तक विनेश फोगाट नहीं आई थी उसके अराइवल के एक दिन पहले सबसे मिल लेते हैं वो। और विनेश फोगाट का ये भी नहीं इंतजार कर सकते आप, उसी ने दूसरे देश का प्रतिनिधित्व तो ही किया था। और उसके बाद आप कहेंगे राजनीति कर रही है कांग्रेस। अब विनेश फोगाट के आ जाने से वो परसेप्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? एक सरकार के खिलाफ और FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इस देश का इतिहास यह है क्या? जिन खिलाड़ियों ने आपने क्या क्या परसेप्शन बनाया कि नेशनल चैंपियन नहीं खेलना चाहती है, खेली। आपने क्या क्या नहीं कहा कि साहब ये बिना ट्रायल के ओलंपिक में जाना चाहती है, ट्रायल भी उसका वही हुआ। गलत तथ्यों को रख करके और एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की जो कोशिश की गई है, ये सबसे बड़ी ये हरियाणा में विषय है कि आप किसी खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के बजाय उसके खिलाफ एक तरह का इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा में समस्या यही है कि जो समस्याएं हैं, किसानों का समस्या उस पर आप बात नहीं करेंगे, अग्निवीर का जो सवाल है आप उस पर बात नहीं करेंगे, जो खिलाड़ियों का सवाल है उस पर आप बात नहीं करेंगे। बात किस पे करेंगे कि साहब कांग्रेस जो है वो एक अलग इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। 10 साल में रह करके आपको अपनी जिम्मेदारी की बात करनी पड़ेगी कि जिन नहीं तो ये तो पाक साफ कोई नहीं है ना, ये आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से होता रहता है। पाक साफ कौन होता है? सवाल ये नहीं है। पाक साफ की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि सरकार को अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 10 साल में हमने डिलीवर क्या किया। ठीक है, अगर आप इसकी बात नहीं करते हैं तो स्थिति ही बनेगी। ठीक है विनोद सर, क्या सरकार की बीजेपी की चुप्पी, सरकार तो नहीं बीजेपी की बात करता हूँ, बीजेपी की चुप्पी अब भारी पड़ती दिख रही है हरियाणा में, या अभी कुछ तोड़ उसका निकाल लेंगे वो अलग बात है, रणनीति कुछ और हो जाएगी, लेकिन अभी वो चुप्पी भारी पड़ गई है अलग अलग मुद्दों पर? भाई आपके जो कमेंट अभी आप पढ़ रहे थे वो 4 या 5 कमेंट पढ़े, 5 कमेंट, वो 5 कमेंट बीजेपी के खिलाफ थे, जबकि आम लोगों के हैं, आम दर्शक हैं हमारे, आम दर्शक हैं तो हैं। अब हो सकता है कुछ पार्टियों से भी जुड़े हो, लेकिन एक तो हो सकता है बीजेपी के पक्ष में आता, तो वो जैसे कहते हैं ना हांडी का चावल आप एक पर रखते हैं, तो ये 5 चावल आपने पर रख लिए, तो इससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी के लिए दिक्कतें हैं वहाँ पर। और चुप्पी, देखिए मैं इसको तुलना कर रहा था अन्ना आंदोलन से। जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो कांग्रेस की चुप्पी थी, तमाम सारे नेता वहाँ जा रहे थे अन्ना के समर्थन में, विपक्ष के, कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया। बाद में मंत्रियों से बातचीत हुई, अलग बात है। तो उसके बाद अन्ना आंदोलन में कई नेता वो राजनीति में आ गए, पूरी पार्टी बन गई, आम आदमी पार्टी बन गई, और कई बीजेपी में चले गए, वो शाजिया इल्मी से लेकर के शनि उपाध्याय और कपिल मिश्रा तक। तो आंदोलन के बाद नेता लोग कहाँ जाते हैं, किस पार्टी में जाते हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आंदोलन के समय क्या भूमिकाएं हैं।
किसान आंदोलन मैंने बहुत कवर किया, टिकैत के मंच पे कोई नहीं चढ़ता था। बाद में उस दिन टिकैत साहब ने एक चुनाव में जो है बीजेपी को सपोर्ट किया, कल्याण सिंह को कहा राम के नाम पर वोट डाल देना, और बाद में कभी अजीत सिंह को सपोर्ट किया और कभी जो है घर बैठ गए। वो टिकैत साहब खुद और जो कहते थे हम राजनीति से बिल्कुल अलग है। तो आंदोलन के समय आपकी भूमिका क्या है वो महत्वपूर्ण होता है, और वो मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था उन मुद्दों पर। बीजेपी को जिस वक्त पहलवानों का मुद्दा था उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, किसानों का मुद्दा था तो बजाय नुकीले सड़कें खोदने के और खाई खोदने के और उन पर पानी की बौछारें और आंसू गैस डालने के आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था उन मुद्दों पर। तो अब वो सारी चीज़ें लोकसभा चुनाव में सामने आई। हरियाणा में, हरियाणा जो कि सफरर था उस पूरे उसका, बाकी राज्य उतना सफरर नहीं है जितना हरियाणा सफरर था। और नतीजा क्या हुआ कि हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा सफरर था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने दिक्कतें आई। अब लगातार जो है सहारनपुर से लेकर के और मुजफ्फरनगर और मेरठ में आपको चुनौतियां सामने आई। जो 2019 में आप पूरा जीत के गए थे, वो 2024 में वो सारी सीटें वहाँ कुछ हारे और कुछ बड़ी मुश्किल से जीते। तो ये आंदोलनों का ही फर्क है। ये बेल्ट उस पहलवान आंदोलन और किसान आंदोलन दोनों से ये बेल्ट प्रभावित थी। और अग्निवीर जवान, पहलवान, किसान और जवान, ये तीन मुद्दे जो है इस पूरे क्षेत्र में बड़े व्यापक रहे हैं। और अब चूंकि एक लोकसभा चुनाव में जनता अपना एक निर्णय दे चुकी है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में फिर उनकी गूंज होगी। कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है इसलिए कांग्रेस उस मुद्दे से अपने को जोड़ रही है। हम ही लोग कहते थे विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्यों नहीं जोड़ रहा है मुद्दों से। पूरे 10 साल ये नैरेटिव बना कि विपक्ष तो कुछ नहीं कर रहा। तो कोई विपक्ष हो, अगर कांग्रेस सरकार में होती, ये स्थिति होती तो बीजेपी अपने को जोड़ती इन मुद्दों से। वो भी वही करती जो कांग्रेस कर रही है। वो भी शायद अगर यह सारी आप स्थिति पलट दीजिए और बीजेपी को विपक्ष में ले आइए तो शायद विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया विपक्ष बीजेपी में शामिल हो गए होते, और अगर ब्रजभूषण रण सिंह कांग्रेस में होते तो ये स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है, कोई अनोखी नई बात नहीं है। अब इसका असर देखिए, खाली विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से ही वोट मिल जाएंगे ये मैं नहीं मानता। लेकिन हर चीज में जैसे खाने में मसाला होता है ना, तड़का होता है, तो ये चुनावी तड़का है। इस तरह की चीजें कि उसको और ऐड ऑन करते हैं उस प्रक्रिया को और उसको आगे बढ़ाते हैं। ये है। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ बाकी सब कुछ चुनावी रणनीतियों पर तय होगा और उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस तय होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव छोटा चुनाव होता है तो बहुत कुछ उम्मीदवारों का भी की भूमिका, उनका चेहरा, उनका चरित्र, उनका आधार वो मैटर करता है। ये बात आप कह रहे हैं जी। छोटे विधानसभा छोटे विद्रोह का एक असर चीज होता मैं है। ऐड कर रही हूँ, ये जो बीजेपी की नैरेटिव चल रही है कि अब चूंकि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शामिल हो गए हैं तो ये सारा आंदोलन कांग्रेस ने खड़ा किया था, ये एक बहुत ही डिमीनिंग टाइप का एटीट्यूड शो करता है। क्योंकि जिस समय आंदोलन चल रहा था, आप किस मुद्दे पे वो सड़क पे आए थे उन मुद्दों को आप याद करिए। कोई भी महिला क्या आप सोचते हैं कि सड़क पे ऐसे खड़ा होकर किसी पे इस तरह के आरोप लगा सकती है क्या, अगर वो सच्चाई नहीं थी तो ये कहना कि ये आंदोलन राजनीतिक साजिश के तहत उस समय खड़ा हुआ था, ये एक बहुत गिरी हुई मानसिकता का प्रतीक है। और अगर आज वो जुड़े हैं कांग्रेस से, आप कल उनके साथ खड़े हो गए होते, आनन फानन में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की होती। सबने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार पड़ी है तब जाके एफआईआर हुई है। 3 महीने सरकार ने कुछ नहीं ध्यान दिया, आंख मूंद के बैठी रही। तो अगर उस वक्त आप इनके साथ खड़े हो गए होते तो शायद ये आज आपके साथ खड़े होते हैं, ये पहलवान, ये जो खिलाड़ी हैं। तो ये जो एक मानसिकता है कि राजनीतिक साजिश है और आंदोलन साजिश के तहत हुआ और इस साजिश में अब कांग्रेस शामिल है इसलिए इसको डिमीन किया जा रहा है, ये बहुत गलत चीज है जो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए किसी भी पार्टी को। ठीक है, सबकी बात आपने सुन ली जयदीप जी। बड़ा अहम है समझना रणनीति, जिस तरह से विनोद सर भी कह रहे हैं और लगभग सब कह रहे हैं कि रणनीति कैसी होगी, क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन रणनीति किसकी कैसी होगी वो बड़ा अहम हो जाएगा। और अभी थोड़ा रणनीतिक फ्रंट पर कम से कम टिकट बंटवारे को लेकर लग रहा है कि कहीं हड़बड़ी हुई या गड़बड़ी हुई। देखिए आदर्श, बहुत सारी बातें हरियाणा चुनाव को लेकर आ गई हैं। अभी हाल ही में हमने, अमर उजाला ने भी हरियाणा का संवाद भी किया, खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी वहाँ पे थे, और कांग्रेस की भी बात हमने, सचिन पायलट मंच पर आए थे वहाँ पर सुनी मंच पर, और उनसे अलग से भी जब बात हो रही थी नायब सैनी जी से, तब भी ये समझ में आया कि वो लोग ये जानते हैं कि कुछ टिकट कटने पर विद्रोह हो सकता है, लेकिन वो इसीलिए कि शायद परफॉर्मेंस को उन्होंने ज़्यादा प्रमुखता दी, लेकिन उसको हैंडल नहीं कर पाए। कविता जैन को पहले बता दिया जाना था या दूसरों को भी, तो हैंडल करना एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या सचमुच टिकट, ये भी हो सकता है आज हम बात कर रहे हैं कि इतना विद्रोह होगा, आंसुओं का सैलाब आ गया और पता लगा जमीनी स्तर पर वाकई विद्रोह के जो स्वरों को पढ़ा गया था वो सही पढ़ा गया था और वाकई जनता चाहती थी कि इनके टिकट बदले जाएं, वो परिणाम दूसरी दिशा में आ जाए। वहीं कांग्रेस ने रिस्क नहीं लिए और उन्हीं सिटिंग एमएलए उसको टिकट दे दिए। तो ये तो हम लोग यहाँ बैठकर नहीं तय कर सकते हैं ज़मीनी स्थितियाँ। और बिल्कुल ठीक बात है, विधानसभा के चुनाव या स्थानीय चुनाव जो होते हैं उसमें छोटे छोटे मुद्दे
छोटी छोटी बातें, व्यक्तिगत नाराजी बहुत ज़्यादा काम करती है। व्यक्ति जो रोता हुआ दिखता है, उसके समर्थक दिखते हैं, वो सारे के सारे उतने बड़े वोटर नहीं होते। वोटर घर पर बैठा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है। हरियाणा वैसे भी ऐसा राज्य है जो बहुत समय तक शांत नहीं रहता, बहुत चीज़ों को लंबे समय तक सहन नहीं करता। हरियाणा की धरती ऐसी है कि उसमें हमेशा एक विद्रोही बगावती तेवर रहता है, क्योंकि वो यथास्थिति को अगर वो उसके खिलाफ है तो बर्दाश्त बहुत जल्दी कर। पानीपत भी वहाँ, कुरुक्षेत्र भी वहीं है। तो उस धरती की तासीर ये है, जो कहा जाता है ना, जिंदा कौम है 5 साल तक इंतजार नहीं करती, वो हरियाणा पर तो वहां पर वो वैसे भी भाजपा का गढ़ रहा नहीं है हरियाणा। ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें, अभी स्थानीय 1 दशक की सफलता को लेकर आप ये नहीं कर, तो ये अभी की सफलता है। तो ये बहुत सारी चीजें काम करती हैं चुनावों में। हमारे संवाद में भी ये सब बातें आई थी, मुख्यमंत्री खुद मंच पर थे, उन्होंने बातें रखी। आगे क्या होगा नहीं होगा उस पर हम बात करेंगे। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को लेकर काफ़ी बातें हुई। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, चूंकि टिप्पणी कर रहा हूँ आखिर में, कि केवल उनके कांग्रेस में चले जाने भर से न केवल ब्रजभूषण शरण सिंह ना तो दोषी साबित हो जाते हैं, ना बाइज्जत बरी हो जाते हैं। वो फैसला अब कोर्ट में होगा। कुछ तथ्यात्मक बातें सामने आई हैं। उसी कुश्ती संघ ने विनेश फोगाट को वहां खेलने भेजा। वो ट्रायल नहीं देना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने ट्रायल दिया। लेकिन यह भी सत्य है कि ट्रायल 2 भार वर्ग में नहीं देने दिया जाता, लेकिन उसको देने दिया गया, छूट दी गई। 2 भार वर्गों में उसने ट्रायल दिया, एक्सेप्शनल था। और जो अवधेश जी कह रहे थे कि उसको भी पूछो जो नहीं जा पाई, उस शिवानी पवार का इंटरव्यू अमर उजाला पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। हमने उस विद्रोह के स्वर को भी आवाज दी, क्योंकि उसने वहां पर भी आवाज उठाई थी कि मेरा हक मारा गया। जब 57 में नहीं फिट साबित हुई और 57 में उसका ट्रायल नहीं सफल हुआ, तो 50 में उसको अलाउ किया गया विनेश फोगाट को, और उसकी वजह से शिवानी पवार को नहीं जाने का मौका मिला। तो वो जो कि राष्ट्रीय चैंपियन है 50 किलोग्राम की हमारे यहाँ। तो ये सब देखिए, खेलों में राजनीति होती है, राजनीति का खेल होता है। खेल और राजनीति एक दूसरे में बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्था हो गए। हम उनके दांव पेचों में जब पक्ष लेने लगते हैं ना, दिक्कत मैंने जो पिछली बार भी कहा था, दिक्कत दांव पेचों की नहीं है, वो होंगे। खेल में राजनीति रहेगी और राजनीति में खेल होगा। हम अगर पक्षधर बन जाएंगे और निरपेक्ष दृष्टि से चीजों को देखना बंद कर देंगे, तो उन दांव पेचों में वो लोग तो उलझे हुए हैं, हम लोग भी उलझ जाएंगे। इसी पर बात रोकना ये जल्दी से सर, जल्दी से। अंतिम बात मैं कर रहा हूं, अगर आप तथ्यों को देखना चाहते हैं तो तथ्यों को ही देखना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि 50 किलो वर्ग में विनेश फोगाट के आने से एक खिलाड़ी का हक मारा गया, 56 किलो वर्ग में क्या हुआ था? 56 किलो वर्ग में किस महिला खिलाड़ी को मौका दिया गया, उसका भी नाम बता दीजिए आप। सवाल ये नहीं है, ये ऐसी चीजें नहीं है जो फाइलों के अंदर बंद है। सबके आधार भी नहीं है ना सर कि 50 किलो ऐसा सवाल तो उठेंगे, सवाल तो हट के उठेंगे। तो ये विनेश फोगाट पे क्यों सवाल उठ रहे हैं? नया खिलाड़ी, आपको 2 ट्रायल देने का मौका दिया गया, ये क्या आप प्रिविलेज नहीं थे कि आपको 2 ट्रायल देने का मौका दिया गया? भाई या आपको वो प्रिविलेज मिला नहीं, चाहे जिन वजहों से? ये नहीं, ऐसा नहीं था। मैं कहीं आपसे कह रहा हूं कि अपने वर्ग को छोड़ करके नीचे के वर्ग में शामिल होना अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर हर देश में हुआ है। सर, हम उस गुनाह की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि क्या प्रिविलेज नहीं थे 2 वर्गों में? बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। सभी खिलाड़ियों को मिलता है। ये बिल्कुल नहीं, जो सक्षम है उसको मिलता है, हमको थोड़ा मिलेगा। जो सक्षम है उसको मिलता है, जिसके पास संभावनाएं होती हैं कि अगर आप इस वर्ग में एक आप नया खिलाड़ी ला रहे हैं, तो उसके नीचे वाले वर्ग में अगर खिलाड़ी हमारे, ठीक है। खैर, ये पहले बहुत बहस इस पर हो चुकी है सर। हाँ, और हरियाणा चुनाव में क्योंकि अब दिनेश के आने के बाद हरियाणा में क्या परिस्थिति बदली? आप बीजेपी के टिकट की लिस्ट आने के बाद अब कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई है। विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, इनके बाद किस तरीके से क्या सियासी समीकरण बदल रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। तो हरियाणा में देखिए, चुनौती सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी बहुत आसान है ये पूरा रण। अभी रणनीतियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है, किस तरह की रणनीतियां बनती हैं, कैसे उनको जमीन पर उतारा जाता है। और जाहिर सी बात है, टिकट बटे हैं तो कहीं ना कहीं जो फीडबैक होगा कुछ तो उसका भी आधार होगा, और उसी के आधार पर टिकट कटे भी है, टिकट बटे भी हैं। क्या होता है आगे, उससे जुड़ा हर अपडेट भी अमर उजाला.com पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप अमर उजाला पर बने रहिए। धन्यवाद।